चलिए देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात करेंगे हमारे आज सेकेंड लेक्चर में। सेकेंड क्या है? तो सेकेंड में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ये देख रहे थे, एक्चुअल में पहले ये देख ले फर्स्ट में क्या किया हम लोगों ने। तो फर्स्ट में ये देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों बनते हैं। तो क्यों वाले मैंने दो कारण बता दिए हैं, दो कारण बचे हुए हैं। पहला कारण मैंने बताया कि क्या करने के लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए, यानी अपने अंदर की एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। दूसरी बात, इनर्ट गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, इनर्ट गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तीसरे नंबर पे आता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के फॉर्म में जाना चाहते हैं। और चौथे नंबर पे बात करें तो अपने आप को रिएक्टिवेट कम करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं किसी से कि रिश्ता रखें, अब मिनिमम रिएक्टिविटी, ठीक है ना, मिनिमम रिएक्टिविटी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, दो तो एक्सप्लेन कर दिया था हम लोगों ने, अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब क्या है इसका? मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब अधिक से अधिक अस्थायी होना चाहेंगे, अधिक से अधिक अस्थायी। अब इसका मतलब क्या है सर? अधिक से अधिक अस्थायी का मतलब क्या है? हर आदमी अपने जीवन काल में अपने प्रोफेशन को परमानेंट करना चाहता है, मतलब वो अपने काम को क्या करना चाहेगा, परमानेंट। मतलब नहीं समझे सर, मतलब मैंने समझाया ही नहीं, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए अगर हम इस केमिकल बॉन्डिंग को सिर्फ केमिस्ट्री के बिहाफ पे देखें तो फिर तो नहीं समझ में आएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग एकदम सेम टू सेम क्या किया है कि रियल लाइफ से अपने आप को अप्रोच किया है। यानी एक एलिमेंट को ऐसा मानो ही मत कि वो एक एलिमेंट है, उसको मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, फील करो उसकी प्रॉब्लम को, और जब उसकी प्रॉब्लम को फील करोगे तो एकदम तुमको समझ में आएगा कि एक रियल लाइफ के अंदर एक ह्यूमन बीइंग की जो प्रॉब्लम होती है सेम टू सेम एक एलिमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब एकदम उसको मान लो कि ह्यूमन बीइंग है, तब जाके केमिकल बॉन्डिंग तुमको अच्छे से समझ में आने लगेगी। कुछ भी नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग अपने जीवन काल के अंदर स्ट्रगल करता है, बिल्कुल करता है, संघर्ष करता है। लेकिन संघर्ष क्यों करता है? बोला जाता है लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ क्या है, स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल क्यों है? स्ट्रगल इसलिए है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। केवल यही कारण है कि वो संघर्षशील बन जाता है। मतलब एक मनुष्य तब तक संघर्ष करता है जब तक वह स्टेबल ना हो जाए। लेकिन स्टेबल का मतलब है क्या? स्टेबल का मतलब है, देखेंगे आगे, तो ये स्ट्रगल यानी स्टेबिलिटी के लिए चल रहा है। भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या है वो समझा रहा हूं। स्टेबिलिटी का मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर जो आप चाहते हो वो कर सके, ठीक है ना, कर सके, अपने सपने पूरे कर सके, अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। और जो भी इच्छाएं हैं अब बाकी ना रह जाए, सब पूरी हो जाए, कोई इच्छा बाकी ना रहे, क्योंकि इच्छा ही क्या होती है, दुख का कारण। तो कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो कोई दुख रहेगा नहीं। तो वो कंडीशन जब आ जाती है तो वही माना जाता है कि वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है ना। सेम टू सेम स्टेबिलिटी का मतलब इतना ही समझ लेना है कि कोई इच्छा ना रह जाए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल, यानी वो स्टेबल। मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते वक्त आपके पास ढेरों इच्छाएं होंगी कि हमें ये करना है, लाइफ में ये बनना है, फिर ये कार खरीदनी है, फिर ये करना है। ये सब क्या है, आपकी मल्टीपल इच्छाएं हैं। अब ये इच्छाएं आप तभी पूरी कर सकते हो जब पढ़ाई के बाद उन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप सस्टेन कर पाओ। दैट मीन्स मान लो आपको कार खरीदनी है, कार खरीदने की इच्छा है, तो कार कहाँ से खरीदोगे, पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा भाई? तो पैसा आएगा जब आपके पास क्या रहेगी, कोई पर्टिकुलर अच्छी खासी जॉब रहेगी। दैट मीन्स आपके पास यदि अच्छी खासी जॉब रहेगी तो फिर आप कार खरीद सकते हो और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के कहा है, जॉब पाना इज द मेन फंक्शन। इच्छा पूरी करना नहीं है, जॉब पाना। क्योंकि आप जॉब पाओगे तो कार खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, जो चाहो खरीद लोगे, है कि नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मैं बोल रहा हूँ पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता।
ठीक है ना। सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जैसे आप खरीद सकते हो तो बड़े से सबसे बढ़िया बेड खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, पहली बात, ठीक है। आप क्या खरीद सकते हो, आप किताबें खरीद सकते हो। आप पैसे से एक लाइब्रेरी खरीद लो, लेकिन उसके अंदर का ज्ञान नहीं खरीद सकते पैसे से आप। वो आपके पास क्या होगी, वो तभी आ सकती है जब आप खुद सस्टेन करने लायक रहेंगे, ठीक है ना। वो मिलती कहाँ से है, तो वो होती है स्टेबिलिटी। जब आप स्टेबल हो जाओगे, कोई इच्छा ना रहे तो वो आपको मिलेगी। तो आपके पास वो बेड रहे ना रहे, आपको नींद आएगी। अगर किताबें रहे ना रहे, फिर भी आप ज्ञानी रहेंगे, है ना। तो इस बात को पहले समझिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपनी इच्छाओं को सस्टेन कर पाए। सेम टू सेम यहाँ पे कहानी बनती है। अब एलिमेंट के रूप में, एलिमेंट भी चाहता है कि उसके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां पे उसके पास जो एनर्जी है वो इतनी हो जाए कि अब उसको किसी भी तरीके का वर्क ना करना पड़े, यानी कोई उससे आके एनर्जी मांगे ना और कोई उससे एनर्जी दे ना, दोनों कंडीशन बने। तो वही इस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। यानी आपको पैसा ना मांगना पड़े किसी से, ना किसी को देना पड़े, कोई इच्छा ना रहे। तो दैट इज टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल कब होगा, जब ये अपने एनर्जी लेवल को क्या कर लेगा, मिनिमम कर लेगा, तभी जाके क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा कोई भी एलिमेंट। सेम टू सेम कहानी यही चल रही है, ठीक है। इनर्ट गैसेस की तरह बन जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, अपने आप में स्टेबल होती हैं। और फिर कहानी बन गई, चौथे नंबर पे आ गई। तो वो चौथी वाली कहानी जो है वो है मिनिमम रिएक्टिविटी, यानी किसी से रिएक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यार चारों बातें ना एक ही है, चारों में कुछ अलग नहीं कहा जा रहा है। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है, इनर्ट गैसेस की एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम ही तो होती है, उनको ना किसी को देने की जरूरत है ना लेने की। मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब इनर्ट गैसेस की तरह ही तो बनना है, क्योंकि इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन करते नहीं है, यानी वो अपने आप में स्टेबल होते हैं। हम रिएक्शन क्यों करेंगे, हम पढ़ाई क्यों करेंगे, हम पढ़ाई इसलिए करेंगे ताकि हम वो जॉब पाए। जब हम जॉब पा चुके हैं तो हम पढ़ाई करने जाएंगे नहीं, वही बात है, सीधी सीधी बात यही है, समझ में आई बात। तो रिएक्शन नहीं करते हैं कौन, इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस रिएक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो गए हैं। और रिएक्टिविटी अपने आप क्या हो गई, कम। जब स्टेबल हो गए आप तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम। रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन यानी रिएक्शन मतलब सीधा सीधा मतलब पढ़ाई क्यों होती है, पढ़ाई इसीलिए होती है ताकि क्या किया जा सके, जॉब पाया जा सके, जो सबसे बड़ा गलत तरीका है पढ़ाई का। यही इसी कारण लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पहली ही जो अनुकंपा होती है वही गलत होती है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें से एक चीज आपको जब नजर आएगा तो इन चारों बातों से जो मैं निकाल सकता हूं वो क्या निकाल सकता हूं कि देखो यार, अगर कोई एनर्जी को मिनिमम करते जा रहा है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। और रिएक्टिविटी भी क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा सही तरीके से रखूं तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी जो होगी वो रिएक्टिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल चलेगी, है कि नहीं है, रिएक्टिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल चलेगी। यानी जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम क्या होगा, वो स्टेबल होगा। समझे बात, यानी वो अनस्टेबल केस में घूम रहा है, और जितना कम उसकी रिएक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे आप इनर्ट गैसेस को देख लो, इनर्ट गैसेस में हीलियम नियान को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो हीलियम नियान की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इसी कारण स्टेबिलिटी क्या होती है उनकी, ज्यादा होती है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझना है। उसी तरीके से स्टेबिलिटी की बात मैं अगर किसके टर्म में करूं, एनर्जी के टर्म में कर लूं, तो एनर्जी के टर्म में भी तो स्टेबिलिटी इज इनडायरेक्टली मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी अगर किसी एलिमेंट के पास एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है, कम है। समझे बात। तो कुल मिला के ये चार कारण हैं जिसके कारण वो क्या करेगा, रिएक्शन, यानी वो पढ़ाई करेगा, ठीक है ना। पढ़ाई करेगा तो फिर वही क्या होगा, ये पढ़ाई का भी एक प्रोसीजर होता है। मान सभी लोग पर्टिकुलर अलग अलग तरीके की पढ़ाई करते हैं और अलग अलग पढ़ाई के साथ उनका क्या बनता है, रिलेशन बनता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं सफाई कर्मी की पढ़ाई, ठीक है। तो अगर आप सफाई कर्मी की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इस ट्रेड से स्पेशली इस ट्रेड से आपका एक पर्टिकुलर रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया। मतलब आपको अगर सफाई कर्मी की पढ़ाई कराई जाए तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए, और सफाई कर्मी का ही फील आपको बार बार आएगा, है ना, यानी उसकी पढ़ाई का फील बार बार आएगा। तो ये रिलेशन आपने यहाँ पे बनाया कि नहीं बनाया, ये जो रिलेशन बना है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। यही क्या है, बॉन्ड। रिलेशन को ही तो बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड क्या है, इट इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है।
सॉरी ये बॉन्ड है दो लोगों के बीच, किसके किसके बीच, उस पढ़ाई, उस सफाई कर्मी वाली पढ़ाई और आपके बीच में क्या बन गया आप, बॉन्ड, क्योंकि आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है और टाइम स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ठीक है ना। और यही बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अगर कोई आप एलिमेंट है अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, रिएक्शन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के दौरान उस चीज से उसका क्या बनेगा, जिसके कारण वो रिएक्ट कर रहा है, यानी रिएक्शन करवा रहा है जिसके साथ, तो वहां पे वो क्या करवाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना, जिससे वो क्या हो पाए, स्टेबल। यानी आप सफाई कर्मी तभी बन सकते हैं जब आप इस पढ़ाई के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, मान लीजिए आप पढ़ने आए हैं 12 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर आए हैं पढ़ाई करने और सोच रहे हैं कि 12 में हम पढ़ रहे हैं किससे, आर्ट्स साइंस छोड़ रहा हूँ, मैथ से पढ़ रहे हैं आप, और मैथ पढ़ के आप क्या बन जाएंगे, इंजीनियर, क्या बनेंगे, इंजीनियर। तो इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको प्लेसमेंट, जब आपकी प्लेसमेंट होगी तो फिर बहुत पैसा मिलेगा आपको, ठीक है ना, और यही आपकी क्या है, सबसे बड़ी इच्छा है, और यहाँ से इंजीनियर बन जाएंगे तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, और जब पैसा ही पैसा होगा तो आप हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, यानी आप इंजीनियर बनते ही स्टेबल हो जाएंगे। तो आप 12th में है और इंजीनियर बनना आपका स्टेबिलिटी वाला मकसद है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस मैथ से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको मैथ 1% नहीं आता है, अब इंटरेस्ट में नहीं है मैथ में, 12 में आप पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, 12th में आए, पल्ले ही नहीं पड़ा, इंटरेस्ट में मजे नहीं आ रहा है, हमको तो कहीं और मजा मिल रहा है, तो फिर आप बन चुके इंजीनियर, फिर क्या स्टेबल हो पाएंगे, नहीं। तो अगर इसके थ्रू, यानी आप चाहते हैं कि इंजीनियर बने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ के साथ क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड, एक रिलेशन, एक रिश्ता क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप मैथ को फील कर पाए। आप टाइम स्पेंड करेंगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, और तब जब ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तब जाके आप अपने स्टेबिलिटी वाले फॉर्मेट में पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब एक नई चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, इट इज नथिंग बट इट इज अ वे टू फाइंड स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जिस रास्ते से अपने आप को स्टेबल बनाता है वो रास्ता है केमिकल बॉन्डिंग, यानी वो प्रोसेस है। आई बात समझ में? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो आई थिंक यहाँ बात समझ में आ गई, क्यों होता है ये बता दिया, 4 कंडीशन आपके सामने है। और अगर वो एनर्जी को अपने हाई लेके घूमेगा, देखो मैं कह रहा हूं कि मिनिमम एनर्जी, मैं कह रहा हूं ना कि अगर हाई एनर्जी के साथ घूम रहा है वो, तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल केस में घूम रहे हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में मैं समझाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, जगह बची नहीं है कि मैं कहीं और गोजूं, ठीक है। तो देखिएगा तो यहां पे आप देखेंगे, देखिए क्या होता है, क्यों आखिर एनर्जी को मिनिमाइज करना है, ये भी आप और अच्छे से देख लो। मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, सेल होती है, बहुत सारी सेल होती है। इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जर्व किया गया कि ये देखो यार, जितने भी सेल हैं, जितने भी कक्षक है, इन सभी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन तुम डाल रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं है, वैसे ही नहीं है। इन सेल के अंदर एक्चुअल में एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, और इस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि पर्टिकुलर, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी क्या होती है, फिक्स, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी के साथ सस्टेन कर सकता है, इससे कम भी नहीं और इससे ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना। अगर एक बात हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये भी समझी है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते ही इस सेल को छोड़ के नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ये भी है क्योंकि नेक्स्ट वाले, अब ये भी होता है कि मान लो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितना आगे की ओर जाएंगे एनर्जी लेवल उतना ही क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लालची होता है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन लालची होता है एनर्जी को लेके। तो उसको पर्टिकुलर एक कक्षा के अंदर रखने के लिए, एक सेल के अंदर रखने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो उतनी, उसकी इच्छा पूरी हो जाए।
मतलब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे रहा हूं तो जंप कर जा रहा है, नहीं कर जा रहा है? क्यों जंप कर जा रहा है? क्योंकि इसको ये लालची है, इसको दिख रहा है कि और यार आगे वाले में एनर्जी ज्यादा है और मेरे पास भी अब एनर्जी ज्यादा होगी तो मैं आगे भागूंगा, यानी एनर्जी लेके आगे ट्रांसफर हो जा रहा है, यानी इसकी इच्छा की पूर्ति अभी अच्छे से हुई नहीं है कि नहीं है? तो हमें स्टेबल वाले केस में करना क्या होता है, जब स्टेबिलिटी होती है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक इतनी एनर्जी दे देनी है, इतनी एनर्जी दे देनी है कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी हो कि वो अपने कक्षा में रह जाए, अपने कक्षा में रह जाए और उसके साथ साथ दूसरी कक्षा की ओर ना देखना पड़े, यानी दूसरी कक्षा में कूदने का विचार ना बनाए। इसको समझिएगा नहीं तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। मतलब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में क्या, इन सेल्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इतना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इस कक्षा में रहेगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा दे दोगे तो भी भाग जाएगा, इससे कम रखोगे तो पिछले वाले में भाग जाएगा, समझे बात। इससे कम दे दोगे तो पिछले वाले में भाग जाएगा। तो कुल मिला के हमको क्या करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ना कम हो और ना उससे ज्यादा हो, कम से कम इतनी एनर्जी हो कि वो दूसरे में भागे ना। और जब इतनी एनर्जी तुम दे दोगे कि दूसरे में ना भागे तो कम तो होने का चांसेस है ही नहीं, है ना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हमको अगर 20 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं 20 किलो जूल तुम दे दोगे यहाँ पे, तो मैं क्या कर जाऊंगा, रहूंगा, तभी मैं यहाँ पे रहूंगा, अदरवाइज मैं पिछले वाले में भाग जाऊंगा। इससे कम करोगे तो इससे पिछले वाले में भाग जाऊंगा, इससे ज्यादा करोगे तो मैं अगले वाले में भाग जाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा करोगे तो अगले वाले में, इससे कम करोगे तो आएगा समझ। तो इसका मतलब इसके एनर्जी लेवल को कितना रखना पड़ेगा हमको, 20 किलो जूल। और यही तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का केस होगा, तब ना ये आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है। अब बोरबरी साहब ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई कि देखो अगर तुम एक पर्टिकुलर, अब हर सेल में फिक्स एनर्जी होती है, ये तो सबको पता है। अब हर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना डालोगे कि वो फिक्स इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाए, यानी उतना एनर्जी उनको मिल पाए जितना उनको चाहिए। तो बोरबरी साहब ने बोला कि पहले में यदि तुम 2 रख रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इनफ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनफ होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सस्टेन कर लेंगे उतनी एनर्जी को कि अब इनसे कम करोगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन, मतलब समझो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे सेल में कितने होने चाहिए 8, थर्ड सेल में 8, फोर्थ सेल में 8, ये बताया गया है। फिर सर इसमें फोर्थ में 18 होते हैं, फिफ्थ में 18 होते हैं, सिक्स्थ में होते हैं 32 और सेवंथ में कितने होते हैं 32, ये होना चाहिए। अब इसका मतलब भी मैं तुमको समझा दूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पे है कि देखो पहले सेल के अंदर जितनी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, 3 आ जाएंगे तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा कम। एनर्जी मतलब मान लो सपोज कर लो 10 है, ठीक है ना, 10 ऐसे मैं कर दे रहा हूं कि पहले में डाल दे रहा हूं 20 जूल, दूसरे वाले में डाल दे रहा हूं मैं 80 जूल, ठीक है ना, तीसरे वाले में भी 80 जूल डाल दे रहा हूं, चौथे में मैं डाल दे रहा हूं 180 जूल, पांचवें में 180 जूल, छठवें में 320 जूल और सातवें में 320 जूल पर इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन कितना जूल चाहिए उसको 10 जूल की एनर्जी चाहिए वहां पे रखने के लिए। इससे कम करोगे तो पीछे भाग जाएगा और ज्यादा करोगे तो अगले वाले में भाग जाएगा, समझ आई बात। हर एक सेल में अब होता क्या है, मैं ऐसे नहीं होता है, बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया हुआ है, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। ये पहले सेल की कहानी है कि अगर 10 जूल से तुम कम करते हो तो कहाँ भाग जाएगा ये पीछे में, और 10 जूल से ज्यादा करोगे तो आगे में। तो इसका मतलब टोटल पहले में है कितनी 20 जूल की एनर्जी है, तो इसमें मजबूरन हमको कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन रखूंगा भाई, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा ना, 20 अब 20 मिल गया तो 10 से ज्यादा होगा तो तुरंत भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे। तो इसका मतलब वो स्टेबल रहेंगे नहीं, तो पर इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए यहाँ पे 10 ही देना पड़ेगा। इसलिए पहले वाले में कितना डाला हूं मैं 2, ताकि 10 वो मिल जाए 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। दूसरे वाले में मैंने 80 जूल की एनर्जी है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन डालूंगा ताकि पर इलेक्ट्रॉन को कितना मिले 10। उससे कम करूंगा तो पिछले वाले में, पहले सेल में भाग आएंगे, और ज्यादा कर दिया 10 से तो तीसरे वाले सेल में भाग जाएंगे, ठीक है ना। फिर तीसरे वाले सेल में अभी आया तो उसमें भी 80 जूल थे, तो उसमें भी ऐसा ही किया, कम करूंगा तो पहले वाले दूसरे वाले में भाग जाएंगे, तीसरे वाले सेल के इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा कर दिया तो चौथे वाले में। समझ में बात। अब मान लो अगर मैं किसी एलिमेंट का देखता हूं, लाइक यहाँ पे देखोगे कार्बन का होता है 6, कार्बन का कितना होता है 6, तो 6 का होता है तो पहले में कितना जाएगा 2, 20 जूल की एनर्जी खपत हो गई, बिल्कुल सर। दूसरे में कितना जूल की एनर्जी है 80 की ना, 80 की, लेकिन है हमारे पास कितना खाने के लिए 4,
4 इलेक्ट्रॉन ही इस 80 जूल को खत्म कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि पर इलेक्ट्रॉन कितना देना है हमको, 10 जूल। 10 जूल से भी ज्यादा दे दिया मैंने तो फिर आगे वाले में भागेंगे, 10 जूल से कम दे दिया पीछे वाले में। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 को कितना मिल रहा है, 80 मिल रहा है। तो 80 मिल रहा है तो बताओ ये क्या करेंगे, मतलब पर इलेक्ट्रॉन को कितना मिला, ये 4 इलेक्ट्रॉन को तुम 80 दे रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितना हो गया, 20 जूल हो गया कि नहीं हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कितना खा ले रहा है, 20। तो ये इसमें रुकेगा नहीं, ये किस में भाग जाएगा, आगे वाले में। तो फिर दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई, यानी इसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा कार्बन ही क्या है, अनस्टेबल चल रहा है। अब आई बात समझ में, ये गेम है, क्योंकि इसका दूसरा सेल स्टेबल दिख ही नहीं रहा है। क्या समझ पा रहे हो, अगर जो ही भाग गया 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब दूसरे वाले सेल की कहानी खत्म हो गई ना। और ऐसा कौन सा भैया एटम बना हुआ है कि जिसका पहले सेल में इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा का सेल में इलेक्ट्रॉन हो ना, तीसरा का सेल में इलेक्ट्रॉन हो। पहले ऐसे होना चाहिए ना, पहला में होगा फिर दूसरा में होगा फिर तीसरा में होगा। तो ये अनस्टेबल है कि नहीं है, कूदने वाले इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये, तो इसीलिए ये क्या है, अनस्टेबल है। इसीलिए वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेगा, कम। अब देखो 80 जूल है ना, तो ये चाहेगा कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाए, कम। 4 लोग है ना, तो 4 के लिए या तो 40 कर दो, 4 है तो क्या कर दो, 40। अब मिनिमाइज कर रहा है एनर्जी को, तो किसको कर रहा है, किसकी एनर्जी कम कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना। या तो पहली चीज तो उस सेल की एनर्जी 40 80 है तो 40 कर दो, तो बराबर मिल जाएगा, तो भी स्टेबल। या तो और इलेक्ट्रॉन डाल दो, और इलेक्ट्रॉन डाल दो, और इलेक्ट्रॉन डाल दो, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को 20 मिल रहा है, हमको क्या करना है, इतने इलेक्ट्रॉन और डाल देना है कि एक को बस 10 मिले, 10 ही देना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और पर इलेक्ट्रॉन को कितना मिलने लगेगा, 10 जूल, तो फिर स्टेबल हो गया। ये मेन खेल होता है। तो देखो यहाँ पे मिनिमाइज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा एनर्जी को, तो वही बोला गया है कि एनर्जी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन ऊपर देख रहे हो, ये सिर्फ ये पूरा का पूरा फंक्शन देखा गया कि ये इनर्ट गैसेस के अंदर है, इनर्ट गैसेस के अंदर है। तो इनर्ट गैसेस के अंदर जब है तो फिर इनर्ट गैसेस को कुछ करने धरने की जरूरत है ही नहीं। आई बात समझ में, तो ये पूरा खेल था। तो इनर्ट गैसेस की तरह इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर इलेक्ट्रॉन कि ना इलेक्ट्रॉन पहले वाले में भागता है ना दूसरे वाले में, ठीक है ना। ये होता है मेन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जिसके अंदर जितना अच्छे से ये अरेंजमेंट होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, जितना खराब अरेंजमेंट होगा ऐसा नहीं होगा तो उतना कम स्टेबल होगा। अब ये अनस्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि अंदर इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट नहीं है ना। और जितना इसके नजदीकी वाला अरेंजमेंट रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल। जैसे अच्छा सोडियम को देख लो, सोडियम को 1 का 11 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होगा। अच्छा पहले में कितना, पर इलेक्ट्रॉन को कितना मिल रहा है, 20 जूल है यदि तो पर इलेक्ट्रॉन को 10 मिल रहा है, 10 ही देना है, 10 से ज्यादा नहीं देना है। दूसरे वाले में 80 जूल की एनर्जी है तो कितना मिल रहा है, पर को 10 मिल जा रहा है। लेकिन तीसरे वाले सेल में कितना एनर्जी है, 80 है कि नहीं है, 80 एनर्जी है, लेकिन कितना खा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल खा रहा है, और 1 को देना कितना है, 10 ही तो देना है। और यहाँ पे खा कितना रहा है वो, 80। 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में 80 होता है ना, तो 80 जूल की एनर्जी खा रहा है भाई, ज्यादा नहीं खा रहा है, बहुत ज्यादा खा रहा है। तो ये तो बहुत अनस्टेबल हो गया है कि नहीं है। इसीलिए ध्यान से देखना, सोडियम बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है कि नहीं है, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। कौन, सोडियम। क्यों रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है पर इलेक्ट्रॉन के अंदर खाने एनर्जी की जो कहानी है वो कुछ ज्यादा ही होती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन के पास 80 जूल है यार, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो तड़फड़ा रहा होगा फरार होने के लिए, है कि नहीं है, क्योंकि इतनी एनर्जी है, कुछ छू कर देगा वो, है कि नहीं है। यहाँ पे तो कार्बन वाले में देखा जाए तो पर इलेक्ट्रॉन के पास कितना था, 20 जूल था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 80 जूल है। समझ आई बात, ठीक। तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, यानी जितना ज्यादा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, उतना ज्यादा वो अनस्टेबल रहेगा, और जितना ज्यादा वो रिएक्टिव रहेगा। समझ आई बात, यही कहानी है, कुल खेला यही था केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है, यानी ये प्रोसीजर में हम लोग करते क्या है, तो या तो हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, यानी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन 80 जूल लेके बैठा है इसको हटा दो, तो हटा देंगे तो तीसरा सेल में जो एनर्जी है खत्म हो गई, है कि नहीं है। और बस जो 2 ही सेल बचे, 2 सेल में पर सेल 10 जूल मिलेगा। पहले सेल में 20 जूल एनर्जी है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 जूल खा लेंगे। दूसरे वाले में 80 है तो पर इलेक्ट्रॉन 10 जूल फिर खा लेंगे, काम खत्म, है समझ में। अब ये प्रोसीजर होगा कैसे, तो ये प्रोसीजर होगा बाय द केमिकल बॉन्डिंग।
तो जिस प्रोसीजर मतलब जिसके कारण ये होगा ये सब खेल कि हम लोग एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सही करेंगे, उसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है ताकि अपने आप को क्या कर पाए, स्टेबल कर पाए। तो आई थिंक पूरा केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि अगर केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है तो जितना मैंने बातें बताई है वो प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व होता है। ठीक है ना, तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई डाउट रहा होगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा इसको समझाने में। इसका रीज़न ये था कि आपको पर्टिकुलर एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एमएस पहले आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो आई थिंक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग सीख लिया एमएस क्यों होती है, पूरा सीखा नहीं, अभी प्रोसेस कहाँ सीखा, क्यों होती है ये सिखा दिया, क्या होती है ये सिखा दिया। अब थोड़ा सा फील लेने के लिए हम ग्राफ के मदद से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो जब हो रहा होगा तो क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल में आप लोग इतना आप डन करिए, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बस।